नमस्कार दोस्तों। अयोध्या के रहने वाले मोईद खान, जिनका नाम शायद आपने तब सुना होगा जब समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर एक रेपिस्ट के रूप में, एक बलात्कारी के रूप में चैनलों पर उनका नाम चला। उन्हें घोषित किया गया एक नाबालिग लड़की के बलात्कारी के तौर पर उनका चेहरा दिखाया गया। यूपी पुलिस ने उन्हें एक बलात्कारी के तौर पर न सिर्फ अपने दस्तावेजों में, अपनी रिपोर्ट में, अपनी चार्जशीट में उन्हें दिखाया, बल्कि अदालत में उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, ऐसी कोशिश की गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोईद खान को विधानसभा के भीतर कहा और पूरी की पूरी बीजेपी जिस शख्स को बलात्कारी साबित करने में जुटी रही, यूपी पुलिस जुटी रही, वो शख्स कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए मोईद खान। लेकिन उन्हें कैसे फंसाया गया, कैसे उनके घर को, दुकान को, बेकरी को बुलडोज कर दिया गया, कैसे उन्हें एक मुस्लिम होने की वजह से यूपी पुलिस की तरफ से प्रताड़ित किया गया। योगी आदित्यनाथ के इशारे पर या निर्देश पर उन्हें फंसाने की साजिश रची गई। इसको समझने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, सईद खान साहब, जो एडवोकेट हैं फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मोईद खान के वकील हैं, और इनकी दलीलों के आधार पर ही, दलीलों को सुनकर ही अदालत से मोईद खान बरी हुए हैं। तो जरा समझना चाहेंगे कि मोईद खान को बलात्कारी साबित करने के लिए क्या साजिशें हुई, क्या कोशिशें हुई, कैसे गवाह गढ़े गए, कैसे कागजात उनके खिलाफ बनाए गए, लेकिन आखिर अदालत में दाल पुलिस की क्यों नहीं गली और अदालत में सारी थ्योरी क्यों ध्वस्त हुई और मोईद खान बेदाग कैसे छूट गए। वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया आपका। और मैं भी दरभंगा में हूँ, कहीं गाड़ी रोक कर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा देश दुनिया को पता चलना चाहिए कि किस तरह से एक मुस्लिम होने की वजह से, समाजवादी पार्टी के लीडर होने की वजह से, और अयोध्या में समाजवादी पार्टी के एक लीडर को बदनाम करने के लिए किस तरह से साजिश रची गई। तो जरा अदालत में क्या हुआ, पूरी बात बताएं और कैसे मोईद खान छूटे। 29 जुलाई 2024 को फैजाबाद जिले के पूरा कलंदर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई कि एक नाबालिग अनुसूचित जात की पीड़िता लड़की के साथ मोहित खान और राजू खान ने बलात्कार किया, जिससे वो 2.5 महीने की गर्भवती हो गई। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया दोनों को, मोहित खान को और राजू खान को। मोहित खान एक प्रतिष्ठित समाजवादी नेता है इस जिले के, और राजू खान उनकी बेकरी में पहले कभी काम किया करते थे। फिलहाल उस वक्त वो की बेकरी पर नहीं काम करते थे, हटा दिया था उन्होंने। उसके बाद पीड़िता का 164 का बयान कोर्ट पर कराया गया। 164 में उसने कहा कि मेरे साथ मोहित ने बलात्कार किया है। जब 164 का मुआयना किया पुलिस वालों ने, तो उसने देखा कि इसने मोहित का नाम नहीं लिया, मोहित का नाम लिया। तो पुलिस को चूंकि मोहित को फंसाना था, इसलिए एक दूसरा 164 का कलमबंद बयान करवाया पुलिस ने। हालांकि कानून में दूसरा कलमबंद बयान परमिसिबल नहीं है, लेकिन दूसरे बयान में उसको सिखा पढ़ा के मोहित का नाम कहलवाया और ये कहा कि मैंने मोहित कहा था, मजिस्ट्रेट साहब ने गलत मोहित लिख दिया, और मोहित नाम का कोई व्यक्ति मदरसा कस्बे में नहीं है। ट्रायल के दौरान हमने मोहित का निवास प्रमाण पत्र, वोटर की नकल, वोटर लिस्ट की, ये सब चीजें लाके दाखिल किया, और जिला में उससे पूछा कि भाई आपकी बड़ी बहन का एक देवर है जो उसी कस्बे में रहता है जिसका नाम मोहित है, और उसके पिता का नाम ये है। तो ये बात साबित हुई कि दरअसल मोहित नाम का व्यक्ति है जो पीड़िता का रिश्ते में देवर लगता है, लेकिन चूंकि दूसरा कलमबंद बयान इन्होंने मोहित के नाम कराया था, चार्जशीट मोहित के नाम आई। ट्रायल में ये साबित हुआ हाँ, जी। बात पूरी कीजिए। ट्रायल में जी, ट्रायल में
एफआईआर में आरोप था कि मोहित की बेकरी के अंदर मोहित और राजू ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसका वीडियो बनाया। ये एफआईआर में ये आरोप था। लेकिन जब दोनों के फोन पुलिस ने रिकवर किया, फोरेंसिक जांच में भेजा, तो वहां से रिपोर्ट आई कि इन दोनों मोबाइल फोन से कोई रिकॉर्डिंग कभी की ही नहीं गई है, डिलीटेड नहीं की ही नहीं गई है। और जब पीड़िता को उस स्थान पर ले जाया गया कि भाई तुम्हारे साथ बलात्कार कहाँ हुआ, तो पीड़िता ने बेकरी से 100 मीटर दूर एक खेत में एक चिलबिल के पेड़ के नीचे का स्थान बताया कि हमारे साथ यहाँ बलात्कार हुआ है। यानी बेकरी में नहीं हुआ, वो स्थान बेकरी से 100 मीटर दूर है। लेकिन हड़बड़ी ने पुलिस वालों ने पूरी बेकरी को बुलडोज कर दिया। इनका एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, उसको बुलडोज कर दिया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मोहित खान का नहीं था, वो एक मिस्टर महमूद है उनका था। वो इंग्लैंड में रहते हैं, मोहित उसकी देखभाल करते थे। लेकिन इनका मान के उसे भी बुलडोज कर दिया। इनकी पूरी बेकरी बुलडोज कर दी। करीब 15-20 लाख का इनका सामान, जो मैदा वगैरह था, 20-20 लाख की मशीनें थी, सब कुछ ध्वस्त कर दिया, चला के उसी मलबे में दबा दिया। ट्रायल चला, इन लोगों ने 13 गवाहान पेश किए। जिरा में पीड़िता ने यह भी कह दिया कि मैं किसी राजू खान को नहीं जानती, और जो मोहित नाम मैंने बताया था वो दरअसल मैंने मोहित बताया था, मजिस्ट्रेट साहब ने गलत लिख दिया, क्यों मोहित है। बहरहाल अदालत में 1 साल 5 महीने करीब कार्रवाई चली, सारे गवाह पेश किए गए, जिरा हुई। ये पूरे ट्रायल से साबित हो गया कि ना तो उसके साथ बेकरी में कोई बलात्कार हुआ है, और ना उसके साथ मोहित ने कोई बलात्कार किया। उसको जो उधर समाजवादी, उधर भाजपा के नेता लोग थे, उन लोगों ने मामले को उछाला। एफआईआर के बारे में जब पूछा गया उससे, उसकी माँ ने एफआईआर किया था, तो माँ ने स्पष्ट रूप से सशपथ कहा कि ये एफआईआर में लिखे शब्दों का मतलब मैं नहीं बता सकती, मैं वो स्थान नहीं बता सकती कि जहां पर एफआईआर टाइप कंप्यूटर टाइप थी, कहाँ पे ये टाइप कराई गई, मैं उस स्थान को नहीं बता सकती। और ये हो सकता है कि इस एफआईआर को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दर्ज कराई गई हो। ये सारी बातें आई। अदालत ने ट्रायल के बाद ये पाया कि नहीं, ये बिल्कुल बेगुनाह है। हाँ, डीएनए टेस्ट में मोहित का तो डीएनए मिला नहीं, राजू खान का डीएनए किसी तरह से मैच किया। हालांकि डीएनए बनाने वाले वैज्ञानिक को अदालत में पेश नहीं किया गया, वो डीएनए भी प्रूव नहीं हुआ। इस पर भी अब इनकी हाँ केस दाखिल किया गया था कि डीएनए प्रूफ, डीएनए अब प्रूफ दो तीन नहीं। सवाल है। 2-3 सवाल, जैसे आपने कहा कि पीड़िता का बयान 164 में मजिस्ट्रेट के सामने पहली बार हुआ, तो उसमें उन्होंने मोहित का नाम लिया कि मोहित ने उनके साथ जी बलात्कार किया। जी हाँ। लेकिन आपका कहना है कि दोबारा 164 में बयान लिया गया, पीड़िता का लिखवाया गया, जिसमें उन्होंने मोहित का नाम लिया। ये आप कह रहे हैं वकील जी साहब? जी तो जी 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 आमतौर पर यही कह रहा जितना हूँ। मैं न्यायिक प्रक्रिया में जितनी मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूँ, मेरे फादर जुडिशरी में रहे। 164 में एक बार बयान हो गया मजिस्ट्रेट के सामने तो हो गया, फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने दोबारा बयान आमतौर पर तो ऐसा होता नहीं है। नहीं, कानून में वो लॉ में परमिसिबल भी नहीं है। सेकंड 164 दोबारा हाँ, नहीं कराया जा सकता। लेकिन चूंकि शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ था, और पूरे सरकारी वकीलों की फौज, मैं एपीओ, एसपीओ, डीजीसी, एडीजीसी, सारे लोगों का पूरा दबाव था, पुलिस की पूरी फोर्स आती थी, वो किसी तरह से दबाव में दोबारा बयान करवाया गया। हालांकि ट्रायल जज ने परमिशन नहीं दिया। पॉक्सो कोर्ट में परमिशन पॉक्सो कोर्ट की होनी चाहिए, 164 की। पॉक्सो कोर्ट ने परमिट नहीं किया, लेकिन उन्होंने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, जिनको पावर नहीं थी, उनसे एक परमिशन लेके दोबारा बयान करवा दिया। अच्छा, और दोबारा बयान में पीड़िता ने मोहित का नाम लिया और उन्होंने कहा कि पिछली बार मजिस्ट्रेट ने गलत मोहित लिख दिया, ये कहा। जी हाँ, जी हाँ। पीड़िता से ने जिरा में ये भी कहा कि पेशी के दिन वो गवाही देने नहीं आई। दूसरी पेशी पर जब उसका वारंट इशू हुआ तो पुलिस वाले लेके आए, तो उसे प्रश्न किया गया कि भाई आप कल, आपकी पेशी थी,
आप कल पेशी पर नहीं आई? तो उसने कहा कि नहीं, पुलिस वाले हमको घर से मुझे मेरी माँ को ले गए, दिन भर थाने में बिठा के रखा और आज लेके आए हैं। तो अदालत ने भी माना कि ये संभव है कि अदालत में थाने ले जाकर के उसे पूरी तरह से प्रेशराइज करके बयान दिलाया गया हो। इस बात को अदालत ने अपने जजमेंट में होल्ड किया। हाँ, तो अब आप इम्पोर्टेंट 2-3 चीज समझने के लिए, क्योंकि जजमेंट के ऑपरेटिव पार्ट्स बहुत सारी चीज हम लोग नहीं जानते हैं, अखबार में वो सेलेक्टिव चीजें छपी। तो अदालत ने जब इनको बरी किया मोहित खान को, तो अदालत के ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, क्या क्या एम्बिग्विटी या लूप होल्स थे जो इनके पक्ष में गए, और जो पुलिस की सारी थ्योरी वहां ध्वस्त हो गई। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज तो अदालत ने ये होल्ड किया अपने जजमेंट में कि बेकरी में कोई बलात्कार नहीं हुआ है, और जिस तरह से पीड़िता ने बयान दिया है उसका बयान विश्वसनीय नहीं है। 164 में कुछ बयान दिया है, दूसरे 164 में कुछ अलग बयान दिया है। पुलिस को जो बयान दिया वो एक अलग बयान दिया है। पुलिस ने अपने बयान में उसका बयान लिखा था 161 में कि दोनों लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया, मैं बेहोश हो गई, फिर मुझे खोजती हुई मेरी माँ आई, तो मैं खून से लथपथ पड़ी हुई थी, तो मेरी माँ मुझे उठा के ले गई। ये सारी बातें उसने कोर्ट में नहीं कही। तो अदालत ने कहा कि ये इसका बयान विश्वसनीय नहीं है, बार बार ये बयान बदल रही है। और इसके जी, अलावा, इसके अलावा इसके अलावा जी इसके अलावा बहुत सी चीजें थी। जैसे अगर किसी मुकदमे में प्लेस ऑफ अकरेंस घटना स्थल ही बदल जाए तो पूरा मुकदमा संदिग्ध हो जाता है। यानी जो घटना स्थल एफआईआर से लिख के आप आ रहे हैं वो तो साबित ही नहीं हुआ ट्रायल में। ट्रायल में दूसरी जगह साबित हो गया। इसके अलावा मोहित का डीएनए नहीं मिला, इनके मोबाइल से कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली, और अदालत ने देखा भी एक 72 साल का बूढ़ा आदमी इस तरह ऑब्जर्वेशन में भी पाया गया कि ये गलत फंसाया गया है। भाई बहुत हम इम्पोर्टेंट बात है, दर्शकों सुनिए। 70-71 साल के मोहित खान है, 70-71 साल की उम्र में चूंकि उन्हें फंसाना था। इसमें बहुत सारे लोग मानते हैं कि पॉलिटिकल एक सिनेरियो था कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या इलाके में बीजेपी हार चुकी थी। अवधेश प्रसाद के जीतने से बीजेपी बहुत सदमे में थी। फिर मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव होना था, तो किसी न किसी तरह से एक समाजवादी पार्टी और एक मुस्लिम चेहरे को सामने रखकर वहां माहौल ऐसा बनाना था, और इसलिए कंस्पिरेसी गढ़ी गई। क्या ऐसी भी बात कंस्पिरेसी साबित हुई? जी, देखिए ये चीजें अदालत ने इस पर कोई स्पष्ट अपनी फाइंडिंग नहीं दी, लेकिन इन सारी चीजों को डिस्कस किया अपने जजमेंट में। इन सारी बातों को, अच्छा, हमारे पूरे आर्गुमेंट को। जी, एक बात वकील साहब आपने कही कि उसकी मां ने, पीड़िता की मां ने भी कहा कि एफआईआर में क्या लिखा गया है या पूरी घटना क्या लिखी गई है मुझे उसके बारे में नहीं पता, और ये दबाव में लिखा गया, ऐसा भी कुछ हुआ, दबाव में करवाया गया, ऐसा कुछ पीड़िता की मां ने कहा हाँ क्या? हाँ 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 हाँ। उसकी मां ने कहा कि ये एफआईआर, ये हो सकता है कि बीजेपी के नेताओं द्वारा दर्ज कराई गई हो, ये स्पष्ट कसम खा के उसने अपने बयान में कहा है। और इस बात को जजमेंट में माननीय जज ने होल्ड भी किया। मतलब ये पीड़िता की मां ने कोर्ट में ये बात कही है कि बीजेपी के लोगों ने ये एफआईआर करवाई हो, ऐसा कहा है? ऑन ऑन ओथ कही है, और न्यायालय ने इस बात को अपने जजमेंट में कोट किया है। अच्छा, ये बड़ा आप खुलासे कर रहे हैं। क्या आपके पास जजमेंट की कॉपी अभी है क्या वकील साहब? वो हिस्सा लेना है इस तरह की। मेरे पास है। जी, तो वो हिस्सा जरा अगर हम जानना चाहें स्पेसिफिक कि पीड़िता के मां के बयान को लेकर क्या कहा, और जजमेंट का कुछ ऑपरेटिव पार्ट अगर एक बार दर्शकों को बता सके। देखिए बहुत बड़ी बात है कि एक शख्स को सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से, बार बार ये बात करो, सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से और समाजवादी पार्टी के नेता होने की वजह से और अयोध्या में होने की वजह से, क्योंकि अयोध्या में उनको एक माहौल ऐसा बनाना था, एक मुस्लिम लीडर को एक विलन के तौर पर पेश करना था, और इसलिए चैनलों पर लगातार उनको रेपिस्ट, बलात्कार, यहाँ तक की मांग होने लगी कि मोहित खान को फांसी दो। और जैसा कि वकील साहब कर रहे हैं, उनकी बेकरी
या वो घर और वो कॉम्प्लेक्स जो किसी और का था जिसकी देखरेख करते थे, उस सबको बुलडोज कर दिया गया बिना चार्जशीट के, बिना अदालती कार्रवाई के, बिना कोर्ट के किसी ऑर्डर के। एक तरफा एक तरह से बुलडोजर एक्शन लिया गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऐसा ही चाहते थे। अब जरा जजमेंट का कुछ ऑपरेटिव हिस्सा अगर बता दें आप। अर्जुन साहब, इस मुकदमे में ट्रायल के दौरान एक और सर्कमस्टांस निकल के आए, वो आपके लिए शायद बहुत इंटरेस्टिंग हो और जी। लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग हो। मुझे एक वीडियो मिल गया था हम्म। जिसमें सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, उनके सामने वादिनी बैठी हुई है और एक मंजू निषाद जो बीजेपी की नेता वो बैठी हुई है और उस क्षेत्र के विधायक अमित सिंह जी बैठे हैं। वो फोटो मैंने कोर्ट पर दाखिल करने की परमिशन अदालत से मांगी, अदालत ने मुझे परमिशन दी। वो फोटो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड की गई और उस फोटो पर मैंने जब जिरा किया वादनी से कि भाई देखो ये फोटो आप पहचानती हो, तो उसने कहा "हाँ, ये फोटो मेरी है, मैं हूँ"। मैंने कहा आपके बगल में ये आपके क्षेत्र के बीजेपी के विधायक अमित सिंह जी बैठे हैं? कहा हाँ, ये मेरे विधायक जी हैं। मैंने कहा ये बगल में मंजू निषाद जी बैठी हैं जो आपके क्षेत्र की बीजेपी की नेता है? उसने कहा हाँ, ये बैठी हैं। हमने कहा आपके सामने ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं? तो उसने कहा हाँ बैठे हैं और हमको विधायक जी मिलवाने के लिए और मंजू निषाद मुख्यमंत्री जी के पास ले गए थे, उनसे हमारी बात हुई है और हमको वहां से आर्थिक सहायता भी मिली और ये भी बात जजमेंट में है। हाँ, ये जजमेंट में भी है। यस यस, इसका हवाला जजमेंट में है। तो वही कुछ हिस्सा अगर जजमेंट से कोई हिस्सा आप बताएं, अगर स्पेसिफिक इन्वर्टेड कोमा में जो जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट है अगर आपके पास है अभी। है देखिए ये ऑपरेटिव पार्ट में नहीं है, ये जजमेंट की बॉडी में है और थोड़ा जजमेंट बड़ा है। वो हिस्सा बताइए। बड़ा है उसे जरा पढ़ने में टाइम लगेगा, मैं आपको सामने जजमेंट पढ़ कर देता हूँ। ये नहीं है जिसमें, हाँ आगे भी इसके बयान में थोड़ा जजमेंट लेंदी है, बड़ा है, उसमें खोजने में समय लग जाता। बताइए। अब ये बताइए हमारा हिसाब चला सर। जजमेंट में साफ साफ ये हो गया ना कि इन्हें फंसाया गया, ये बात कही गई है हाँ कि इन्हें फंसाया गया। हाँ, बिल्कुल ये माना गया कि इनकी संलिप्तता बिल्कुल संदिग्ध है तो और फंसी ये गया। आप तो क्या लगता है कि ये किस लेवल पर ये कंस्पिरेसी हो के यहाँ तक रही, और मोहित खान कितने दिन जेल में रहे वो? देखिए हम लोगों ने पूरा मोहित खान आज तक जेल में है। अच्छा। वो 30 जुलाई 2024 से आज तक जेल में है मोहित खान, क्योंकि इसके बाद अच्छा। पुलिस ने उनके खिलाफ पोस्टर लगाया। अभी इस केस में एक्विटल हो गया, रिहाई चली गई। गैंगस्टर में अभी भी बेल नहीं हुई है, अभी जब उसमें बेल होगी तभी वो बाहर आ सकेंगे। ओ, अभी भी जेल में है वो? हमें लगा कि वो यस, पहले बेल हो गई। नहीं तो गैंगस्टर नहीं, एक मिनट, गैंगस्टर एक्ट इसके बाद लगा? यस, तो गैंगस्टर एक्ट क्यों लगा? वो कोर्ट में क्या स्टेटस है उस मुकदमे का? उसमें बेल अप्लाइड है और जब सुनवाई होगी, आर्डर होगा, बेल मिलेगी तभी बाहर आएंगे। तो चूंकि मतलब आप लोगों को क्या क्या लगता है कि मतलब चूंकि उनको फंसाना था, फंसा दिया गया, और उसके बाद एक गैंग रेप का उनको आरोपी बना के पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी, उसके बाद गैंगस्टर एक्ट लगा? मतलब चूंकि मुझे गैंगस्टर एक्ट कब लगा ये टाइमिंग का नहीं पता। नहीं, टाइमिंग पता है, क्योंकि आज मेरे पास वो फाइल यहाँ नहीं, आज पेशी में नहीं है, ओके। इसलिए वो फाइल आज हाँ। मेरे कोर्ट पे नहीं आई है। लेकिन ओके। FIR इस केस के ट्रायल के बाद, जब ट्रायल शुरू हो गया, तो कहीं इस केस में बेल ना पा जाए, बाहर ना आ जाए, इसलिए उसके खिलाफ एक गैंगस्टर एक्ट मुकदमा इसी अपराध के आधार पर लगा दिया गया। बताइए। तो लगभग 1.5 साल से जेल में है मोहित खान। 71 साल 1.5 साल से जब 1.5 साल तो अभी अभी जजमेंट में ये हुआ कि राजू खान का DNA मिल गया पीड़िता से, और ये भी माना जाए कि DNA टेस्ट
होना या डीएनए टेस्ट कराया जाना भी मोहित खान की बेगुनाही को साबित करने में मददगार बना? जी हाँ, जी हाँ, आप सही है। हाँ। और दूसरा ये कि जो ये कहा गया था पीड़िता की तरफ से एफआईआर में शुरुआती उसमें कि मोबाइल से रिकॉर्ड किया और उसके बाद उसको ब्लैकमेल ये लोग करते रहे, मोहित खान को भी जो आरोपी बनाया गया। तो मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में कहीं उस मोबाइल में कोई भी वीडियो बनने की कोई सबूत नहीं मिले। ठीक कोई है। सबूत नहीं मिला, उससे डिलीट हाँ, भी नहीं किया गया है। ये रिपोर्ट है कि इससे हाँ। कभी कोई रिकॉर्डिंग की ही नहीं गई। अब इसी से दर्शकों आप समझिए कि फंसाने की कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई। और ये कॉन्स्पिरेसी ऐसा नहीं है कि कोई फैजाबाद के अयोध्या के कोई लोकल लेवल के पुलिस अधिकारी ने, एसएचओ ने, डीएसपी ने, एसपी ने किया। ये सीधे सीधे लखनऊ से हो रहा था, सीधे सीधे मुख्यमंत्री के सुपरविजन में हो रहा था, क्योंकि सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बयान दिया मोहित खान को लेकर। और वो बयान में जिस तरह से उन्होंने रेपिस्ट घोषित कर दिया विधानसभा में, और जिस तरह से पूरी बीजेपी मोहित खान के मुद्दे को उछालती रही, जैसा कि मैंने कहा फांसी की मांग तक करते रहे कुछ बीजेपी के नेता विधायक, और पूरे देश में माहौल बना। इसलिए क्योंकि मोहित खान को किसी भी सूरत में रेपिस्ट बताकर और एक नैरेटिव सेट करना था समाजवादी पार्टी के खिलाफ। और जाहिर है उनके टारगेट पर मुस्लिम तो होते ही हैं अगर किसी आरोप में फंसाने की बात होती है। अब आखिरी में एक सवाल कि ये मुझे हाँ, अंजुम साहब, मुझे वो पोर्शन मिल गया है जी, जिसमें गवाह ने बयान दिया है। ये हाँ, उसके गवाह PWT के पेज नंबर 9 पर हाँ, कि गवाह को पत्रावली में शामिल फोटो ग्राफ दिखाया गया, तो उसने कहा कि मेरे बगल पिपरी गांव की मंजू निषाद बैठी हैं, दूसरी तरफ जो दाढ़ी वाला व्यक्ति बैठा है वो मेरे क्षेत्र के विधायक अमित सिंह बैठे हैं, मेरे सामने वाली कुर्सी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। तो फोटोग्राफ पर बचाव पर संख्या 1 डाला गया। ये मैं रिकॉर्ड पे पढ़ के बता रहा हूँ। ये है PW2 का बयान, पेज नंबर 9। ओके। तो उनकी तरफ से जो 13 गवाह पेश किए गए वो 13 कौन लोग थे अभियोजन की तरफ से? वो सारे सरकारी गवाह थे, और ये आम अच्छा। ट्रायल की ट्रायल तरह ये ट्रायल नहीं चला। हाँ। ये पूरे गवर्नमेंट के प्रेशर्स के साथ एक तमाशा, पूरे वकीलों की, सरकारी वकीलों की फौज हर पेशी खड़ी रहती थी। हम्म। तो अब ये नेक्स्ट क्या होगा? अब मोहित खान को एक तो जो आप कह रहे हैं कि गैंगस्टर एक्ट में जहां जिसमें बुक किया गया उसमें जमानत जब मिलेगी तभी बाहर आएंगे, इसमें एक्विटल हो गया तो भी। दूसरी बात कि इस जी केस के इस फैसले के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट जाएगी। फैसले के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट जाएगी। राजू खान भी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। दोनों अपीलें एक साथ सुनवाई होगी। और जिस तरह की एविडेंस रिकॉर्ड पे है, मैं ज्यादा उम्मीद करता हूं कि राजू खान भी हाईकोर्ट से छूट जाएगा। ओके। चलिए क्योंकि और मोहित का पीड़िता मामला ने एक जो जगह, शुरू में जो वो आपने बात की वही। वो चीजें जजमेंट में माननीय जज साहब ने पूरा लिखा है। हाँ। ऐसा नहीं कि उसको अनटच नहीं किया, सब जजमेंट के रिकॉर्ड पे लाई है वो। ओके। तो इसमें ये भी हुआ, कहीं आज पढ़ रहा था, ये भी हुआ कि पुलिस वालों से जब पूछा गया है मोहित का नाम पहले था वो क्या हुआ, तो पुलिस वालों ने कहा कि मोहित नाम का बहुत हो सकता है, उसको खोजा नहीं जा सकता। ये भी किसी लेवल पे हुआ क्या? हाँ, जब विवेचक गवाही में आया, उससे प्रश्न मैंने किया कि भाई जब पीड़िता ने मोहित का नाम बताया, तो क्या आपने मोहित नाम के किसी व्यक्ति को तलाश करने की कोशिश की? तो उसने कहा नहीं की। तो माननीय अदालत ने माना कि ये विवेचक की घोर लापरवाही है। ये बात अपने जजमेंट में लिखी उन्होंने कि विवेचक की घोर लापरवाही है मोहित नाम के व्यक्ति को तलाश न करना। चलिए, चलिए वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कोर्ट में आप हैं और इस तरह से हमारी आपकी बात हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
और हम जैसे लोग ऐसी स्थितियों में जो नाइंसाफियां होती है उसके बारे में चाहते हैं दर्शकों को पता चले, देश दुनिया को पता चले कि किस तरह से कॉन्स्पिरेसी रची जाती है, किस तरह से पुलिस और सिस्टम एक तरह से कहें पूरा प्लॉट तैयार करता है किसी मोहित खान को फंसाने के लिए और मोहित खान को सलाखों के पीछे भेजने के लिए। और इस तरह से लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गए जब मोहित खान जेल में है। शुरुआत हुई एक रेप के मामले में फंसाने से, बाद में गैंगस्टर एक्ट लगा और उनका जैसा कि बता रहे वकील साहब मकान और दुकान और सब कुछ बुलडोज कर दिया गया जो दुनिया ने देखा। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, नमस्कार।